ये रिकॉर्डिंग होगी। उठी सी उठे छोड़े में रखे एक चुकी। सुख साता गुरुदेव नहीं। मथेन वंदा में मरसा सुख सादा मरसा। नहीं। हाँ जी। तो हमारा विषय वही चल रहा है, प्रोएक्टिविटी के ऊपर। तो कल हम एक बात कर रहे थे कि एक ऐसा एग्जीक्यूटिव था जिस कंपनी के अंदर, वो कंपनी के अंदर उसने, वो सबको डांट पड़ती थी। उसको भी पड़ती थी, मालिक से, जो डायरेक्टर थे उस कंपनी के। तो उसने अल्टीमेटली सोचा कि इनकी क्या रिक्वायरमेंट क्या है, उसके ऊपर उसने सोचकर फिर उसने जो कुछ वो कहते थे। एक्चुअली कई बार होता है कि जो आदमी की एक्चुअली चाहत होती है ना, जो वो चाहता है, वो वैसी रिक्वायरमेंट कर नहीं पाता जब वो कहता है, लेकिन उसके मतलब उसके अंदर जो होता है वो जानकारी के लिए बहुत और चीजें भी होती है। तो उसने इसको समझ कर कि उनकी जो इंफॉर्मेशन है जो वो मांग रहे हैं वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, तो वो क्या करता था कि उनकी बात को पूरा लिख देता था जैसा वो चाहते हैं, जैसा उन्होंने बताया। फिर अपनी तरफ से जो है ना, कुछ ऐसी जानकारियां लिख देता था और साथ में कुछ आंकड़ों से तुलना कर देता था कि उस संदर्भ में आंकड़ों विश्लेषण करके, और उसमें अपनी रिकमेंडेशन भी लिख देता कि अगर मैं मेरे से पूछा जाए तो मैं इसको इस ढंग से करूं। तो इस तरह वो अनुशंसा के विश्लेषण के अनुरूप और विश्लेषण आंकड़ों के, ये क्वालिटी क्या होती है, बड़ी मतलब स्पेशल क्वालिटी होती है। असाधारण एग्जीक्यूटिव था वो। अपनी राहत की बात की बिजनेस के इस हिस्से के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये उसको बता रहा है। जो एडवाइजरी बोर्ड पे आया था एडवाइजरी कैपेसिटी में, कि सारे मेरे एग्जीक्यूटिव काम करते हैं, लेकिन इसकी कुछ खासियत ऐसी है कि ये मुझे आंकड़े और सारी इंफॉर्मेशन टोटलिटी में दे देता है सारे में। ये जो हम ले रहे हैं इसका प्रभाव बाकी चीजों पे क्या क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, पूरा डिटेल दे देता है। तो अब उसने सोचा कि इस हिस्से के बारे में मुझे अपने बिजनेस की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये एग्जीक्यूटिव जो है ना ऐसा कर रहा है। इसलिए ही जब मीटिंग होती थी तो बाकी सबको कहता था ये करो, सबको डायरेक्टिव देता था। लेकिन उससे पूछता था हमेशा कि आपकी क्या राय है, मतलब मैंने जो इनको डायरेक्टिव दिया क्या ये ठीक है। अब धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ गया। अब ये एग्जीक्यूटिव, बाकी एग्जीक्यू अब समझने के लिए है कि बाकी एग्जीक्यूटिव जो थे वो रिएक्टिव थे, और ये जो एक एग्जीक्यूटिव था ये प्रोएक्टिव था। अब वो रिएक्टिव वाले जो हैं वो प्रोएक्टिव के अगेंस्ट हो गए, अब उसके ऊपर अटैक करने लगे। इसलिए एग्जीक्यूटिव ने इस बारे में जो और चीजें इकट्ठे करके, मतलब वो जो एग्जीक्यूटिव थे अब वो खाली बॉस को नहीं डिस्कस करते थे, जो रिएक्टिव एग्जीक्यूटिव थे वो साथ साथ इस एग्जीक्यूटिव की भी बात करने लगे और उसके अगेंस्ट भी अपनी धारणा बनाने लगे। इस एग्जीक्यूटिव ने क्या करा कि जैसा उसने बॉस के साथ किया था, धीरे धीरे उनके कामों के अंदर भी उनको हेल्प करने लगा, और धीरे धीरे यहां तक हो गया कि वो भी उसको ठीक समझने लगे। और सारी कंपनी जो है ना उस एग्जीक्यूटिव के पूछे बिना कोई कार्य करता ही नहीं था। काम करने के बाद एक बार होता है तो इसको दिखा के दें क्या ये ठीक कर दिया हमने। तो उससे क्या हुआ, और उसमें यहां तक कि जो कंपनी का प्रेसिडेंट है वो भी शामिल था। वो हर चीज के डिसीजन लेने के बाद उससे पूछता था। तो देखा जाए अब वो एग्जीक्यूटिव जो प्रोएक्टिव था, एक्चुअल कंपनी वो चला रहा था। और हेड ऑफ कंपनी क्या होता है, बात नहीं होती कि उसकी मर्जी के अनुसार सारी कंपनी चल रही और कंपनी आगे बढ़ रही थी। तो इस एग्जीक्यूटिव की जो सफलता किस बात की हो गई, को प्रोएक्टिव था। उसने अपने बॉस के रिएक्शंस के प्रति रिएक्शन नहीं किया। उसने देखा कि ये रिएक्शन जो कर रहा है, ये जो भी चीजें हैं इसको मैं कैसे हल करूं, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। और फिर उसने उसकी एक्सपेक्टेशन से देकर प्लस अपना जो सोचता था कि इसको ऐसा करना चाहिए, उसकी रिकमेंडेशन भी देता था। रिकमेंडेशन मतलब अनुशंसा कर देता था उसकी कि मेरे हिसाब से, कई बार जैसे कोई राय पूछता है ना, तो उसको राय कैसे देते हैं, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस तरह करता, अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिलती तो मैं तो इस तरह करता, बाकी चॉइस आपकी है। मतलब वो एक्चुअल हल बता देता है विदाउट इफेक्टिंग टू अदर्स। ये जो है ना एक बहुत अच्छा सिस्टम होता है एक्चुअल में, इसको अगर हम समझे ना, तो ये थ्योरी जो होती है ये होती है फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स का मतलब है कि अपने बॉस हो या अपने सबॉर्डिनेट हो, साथी हो, किसमें क्या
उसकी योग्यता है और कहाँ वो अयोग्य है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है, किसी में कहाँ कमी है कैसा नहीं है, बस उनकी कमियों में अपनी तरफ से योगदान देकर भर दो, कमियां भर दो। एक तो लोग होते हैं कि उन कमियों को उजागर करते हैं दूसरों के आगे, बॉस के आगे, अपने साथियों का, कि इसमें ये कमजोरी है, ये ऐसा नहीं जानता है, नहीं करता। इसकी बजाय वो उनकी कमियों को ढक लेता था जैसा, और उसमें वो ऐड इन कर देता था इंफॉर्मेशन को, कि नहीं तो इसमें थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दे, ऐसा कर दे, बड़े प्यार से गाइडेंस दे देता था। उससे क्या हुआ कि वो जो ब्लैंक्स होते थे, फिल इन द ब्लैंक्स, वो धीरे धीरे सारी सबकी परफॉर्मेंस अच्छी नजर आने लग जाती है। ऐसे ही परिवार में भी होता है कि किसी की कौन सी क्षमता होती है, कौन किस काम में होता है, तो उसमें वो एक दूसरे के सपोर्टिंग हो जाते हैं। ये घरों में भी देखा है, कुछ महिलाएं जो होती हैं वो भोजन जब बनाती हैं, किसी किसी की कोई कोई डिश बड़ी स्पेशलिटी होती है, तो घर की एक सदस्य जो कहती है नहीं नहीं ये आप अच्छा बनाती हो, अगर वो देवरानी जेठानी है, इस आज का जो है ना, जो सब्जी ये वाली आप बनाएगी, क्योंकि आप जैसा बनाती है वो मेरे से नहीं बनती। ये जो होता है ना, ये बड़ी एक फिल इन दी ब्लैंक्स थ्योरी होती है, कि व्यक्ति को वहां वहां जहां जहां उसकी क्षमता है उसको यूज करना, जहां उसकी कमियां हैं। अब हमने देखा है कि जीवन में कई लोग किसी चीज को बहुत अच्छी तरह जानते थे। ये मैंने देखा कि कई लोग जो है, मतलब हम जहां जिनको कंट्रोल करते थे वो डिटेलिंग में हमसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन भाषा पे कंट्रोल नहीं है उनको, वो अच्छी तरह एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो उनसे पहले बात करते थे, फिर उन्हें समझाते, अच्छा तुम जो कहना चाहते हो लिख के लाओ, वो लिख लाते थे, और उसको हम इंग्लिश में कैसे लिखकर पूरा प्रेजेंटेबल बना के फिर उनको दे देते थे कि भाई ऐसा ये प्रोड्यूस करो, ऐसे बताओ अपनी बात को जो तुम जानते हो। तो उससे क्या हुआ कि एक जो आपस में टुगेदरनेस की फीलिंग आ जाती है, एक टीम वर्क आ जाता है। टीम टीम वर्क में किसी एक दूसरे को नहीं, ये जो प्रोएक्टिव होता है ना व्यक्ति, वही ऐसा कर सकता है कि मैं दूसरों के साथ कहाँ कहाँ मेरी कमी है, वहां मैं दूसरे से हेल्प ले लूं। फॉर एग्जाम्पल, जिस काम को कोई दूसरा अच्छी तरह कर सकता है उसके जिम्मे डाल दो कि भाई ये तूने करना है, तेरा पोर्शन है, जो आप कर सकते हो वो उसको करो, फिर दोनों को मिलाकर एक अच्छी रचना कर दो। इंस्टेड ऑफ कि वो अपनी करके दे आप अपनी करके दो, दोनों दोनों इनकम्प्लीट हो, तो ये उसमें समय खराब होता है। तो ये मैनेजमेंट के अंदर ये फिल इन द ब्लैंक्स थ्योरी अगर समझ में आ जाए शुरू से, तो हमने ये बहुत इसको इसका बेसिकली मैंने इसका बड़ा उपयोग करके देखा है कि ये बहुत काम की चीज है, किसी को बिना हर्ट किए हुए परफॉर्मेंस अच्छी कर दे। और इसमें एक दूसरा फैक्टर भी अब मैं बताना चाहूंगा, इसमें एक ना रेगमार थ्योरी होती है, सैंड पेपर थ्योरी, कि जब हम ऐसा काम करते हैं तो कई लोग कहीं कमियां होती हैं, अब ये भी सबको सुधारना भी है। सबको ऐसा प्यार से लाड प्यार से रखेंगे तो वो फिर कभी अकेले होंगे तो कैसे सुधरेंगे। उनकी अभी तो भरपाई हो रही है पर धीरे धीरे उनको सीखना है। तो उसमें थोड़ा होता है कि वो सैंड पेपर थ्योरी क्या होती है, कि उसकी कमी को कितने सैंड पेपर से, किस नंबर के सैंड पेपर से घिस देना है। मतलब वो आहत ना हो, लेकिन धीरे धीरे उसको बता देना है। और वो सैंड पेपर में कई क्वालिटीज होती हैं, कई नंबर्स होते हैं, उस नंबर के हिसाब से उसको थोड़ा रगड़ना। अगर उसमें उसका नंबर से कोई ज्यादा हार्ड हमने सैंड पेपर यूज कर लिया तो उस पर स्क्रैच पड़ जाती है, जैसे लकड़ी पे बड़ा ही यूज करता है। और अगर उसमें हल्का हल्का करेंगे तो उसको स्मूथनेस नहीं आएगी। तो बात है कि किसको कितना रगड़ना है, कितना किसी को कहना है, इवन डांटना भी है, प्यार से, बड़े प्यार से उसको एजुकेट करते हुए फिर उसको सही ढंग से, कि आगे फ्यूचर में इसका कल्याण हो। ऐसे माता पिता भी बच्चों को सुधारने के लिए भाई कई बार बचपन में बड़े प्यार से करते हैं, माता पिता से ज्यादा प्यार से दादा दादी समझा देते हैं, इसलिए छोटे बच्चे ना दादा दादी के नजदीक चले जाते हैं। वो है, और माता पिता है वो जल्दी जो है, वो जल्दी बरस पड़ते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, बच्चे उनसे भागते हैं। तो ये जो स्थिति होती है, इसमें हम कैसे एडजस्टमेंट कर कर, कहाँ उनको डांटना है, कहाँ उनको प्यार से पुचकारना है, और किस ढंग से उनको आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। तो ये बात देखिए ना, उस दिन वाली जो बात है, न्यूटन वाली बात है, कि उसकी माँ को जो आई कि हम स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, उसने बच्चे को नहीं कहा कि तुझको स्कूल से जो है निकाल दिया गया है। उसको ये कहा लेटर में कि लेटर ऐसा आया है तुम्हारे स्कूल से, कि तुम इस स्कूल से बहुत आगे मतलब नॉलेज रखते हो, तुम इस स्कूल में वो आपको पढ़ाया नहीं जा सकता, तुम किसी और अच्छे
स्कूल में पढ़ो, ये बच्चे को बताया माता ने। और बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज नहीं हुआ, बल्कि उसको थोड़ी फीलिंग हुई, मोटिवेट हो गया। हमने किसी को जो है ना, उसको उसकी डिमोटिवेट नहीं करना, उसको मोटिवेट करना है जीवन में। और इसलिए लाइफ में जो प्रोएक्टिव होता है वो दूसरों को भी मोटिवेट करता है, खुद भी मोटिवेटेड रहता है। हर चीज में वो खुद भी मोटिवेटेड रहता है। और यही एक जिंदगी की एक असली चीज है कि ये आदमी को बहुत सही और सहज कर देता है। टेंशन नहीं होती, स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ता, क्योंकि आप सब चीज जो है ना वो मैनेज करके चल रहे, अरेंज करके चल रहे। आपको पता है कहाँ कमी है, कहाँ किसको ऐड करना है, कहाँ से ये करना है, हटाना है। पूरी सफलता से आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छी फैमिली उसको क्रिएट कर सकते हो। तो उसमें एक दूसरे की सपोर्ट करना है, और किसी को बॉक डाउन नहीं करना, किसी को ये नहीं करना तुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। अब जैसे जो जो सासें ये कहती हैं अपनी बहुएं जब आती हैं, तेरी माता ने तुझको कुछ नहीं सिखाया, तुझे कुछ नहीं बताया। तो ऐसे ही मतलब माता, तेरी माता ने तुझे ये बात कहने की बजाय उसको उसको समझा देना, कि उसको ये कहना, अच्छा तू पढ़ाई में लगी रही है और फिर तेरी शादी होगी तो अभी सीख नहीं पाई, ठीक है मैं तुझे सिखा दूँ। और फिर वो जो सिखाती है ना, तो उसकी घर की रवायत में आ जाती है। पहले तो बच्चियां छोटी उम्र में आ जाती थी, तो सास को ही माँ समझ के और उस घर की रवायत को सीख लेती थी, सिस्टम को सारा समझ लेती थी। आजकल वो थोड़ी बड़ी एज में आती है, कहीं परिपक्वता हो जाती है, वहां कन्फ्लिक्ट हो जाता है। अगर उसको इसी तरह झाड़ दिया जाए, इस तरह कह दिया जाए, तो जो प्रोएक्टिव होंगी मदर इन लॉ, उसको पता है कि जीवन इसी के साथ चलाना है, इसको इनकरेज करना है। ये आज नहीं सीखा, 5-6 महीने में सब कुछ सीख जाएगी। तो उसको काम करते हुए साथ लगा लेना, उसकी हेल्प कर देना, ऐसा नहीं ऐसा करो, और धीरे धीरे वो एक परफेक्ट हो जाती है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत ज्यादा हमारी स्ट्रेस लेवल को, हमारे आपस में एक दूसरों के रिलेशंस को ये बहुत इंप्रूव करती है। बहुत आपस में टेंशन नहीं होती, टेंशन नहीं होती। क्योंकि अगर सोसाइटी में रहना है, घर में भी रहना है, एक दूसरे से आंखें ना चुरानी पड़े, एक दूसरे की सपोर्टिव नेचर हो, ये बहुत काम करता है। ये इससे इससे हमें जो है ना आगे जीवन में बढ़ने में और सुख संतोष रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो प्रोएक्टिव का मतलब यह है कि कोई अग्रेसिव नहीं होना, इनसेंसिटिव नहीं, पुशी नहीं। अग्रेसिव का मतलब इतना कि जल्दी जल्दी इनिशिएटिव लो, ये प्रोएक्टिव ऐसा नहीं है। उसका उसका है कि वो प्रोएक्टिव व्यक्ति आक्रामक नहीं होते, बुद्धिमान होते हैं। वो वैल्यू, जीवन में वैल्यूज को समझते हैं, और ये समझते हैं कि इसमें ये क्वालिटीज है और यहाँ ये कमजोर है। जहां वो कमजोर है उसको धीरे धीरे ऐड करे। बिल्कुल वैसी जैसे डॉक्टर देखता है ना कि इस व्यक्ति का ये सिस्टम ठीक है, लेकिन यहाँ ये कमजोर है, तो फिर उसका खान पान बदलता है, विटामिन कुछ सप्लीमेंट उसको कहता है कि कहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो सप्लीमेंट दे देता है। ये रिश्तों में भी यही हाल है कि जहां जहां कमजोरियां हैं, जहां जहां रिश्तों में ऐसा है, उसको भी न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, उसमें भी एडिशन चाहिए होता है कि रिलेशनशिप हमारी कैसे हो, हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, अंडरस्टैंड करें। और वो तभी होता है जब हम समझे ये भी एक आत्मा है, ये भी शुद्ध है। हो सकता है मुझे ऐसे गुरु मिले, मैं ऐसा सीख गया, इसको नहीं मिले, इसको नहीं मिले। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके साथ मिलकर चलना है। तो मैं इनको इसको साथ अपने पैरेलल लेके चलूं, इसकी वो खूबियों को मैं इस्तेमाल करूं, और जहां जहां ये इसके अंदर कमियां रह गई हैं उसके अंदर मैं कुछ ना कुछ ऐड कर दूं। तो इससे क्या हुआ, वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है, बहुत लॉन्गर लास्टिंग होता है, बहुत आगे तक चलता है। और एक दूसरे को, एक दूसरे पे भरोसा होता है, भरोसा होता है। इसलिए हमने गांधी जी के बारे में भी जाना था कि गांधी जी बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच लेके चले, जो ऐसा नहीं हुआ था, पर उन्होंने उससे सारा चीज करके बता दिया कि भी एक नए ढंग से हम कर सकते हैं। ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर प्रोएक्टिव होता है। तो प्रोएक्टिव के अंदर जो एक ओ लोक संज्ञा होती है ना, ये लोक संज्ञा भी प्रोएक्टिव जीवों में होती है। वो एक स्पेशलिटी होती है उनके बिहेवियर में। वो प्रोएक्टिव होते हैं, वो समझ जाते हैं। जैसा हमने जाना था कि जो लोक संज्ञा है, इसमें जैसे किसी डॉक्टर का बेटा मेडिकल में आता करता है, तो कई चीजें वो अपनी फैमिलीज में, उसके मदर फादर दोनों डॉक्टर हैं, तो पहले से ही उसके अंदर कई चीजें आ जाएंगी। पढ़ते हुए भी उसको कई चीजें वैसे ही अंडरस्टैंड करेगा, क्योंकि वो डिस्कशन उसने सुने हुए हैं घर में। तो वो उसके अंदर क्या है कि वो डॉक्टर प्रोएक्टिव, मेडिकल साइंस में जो है ना
प्रोएक्टिव होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसमें कई चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो उसकी बात सुनकर, पेशेंट की बात सुनकर निष्कर्ष निकालता है। कितना प्रोएक्टिव होता है कि ये एक्चुअल में इसकी प्रॉब्लम है कहाँ, ये इंफॉर्मेशन लेकर। और सुन सुनकर जितना एक्सपीरियंस जिस डॉक्टर को होता है या जिस लॉयर को जितने ज्यादा केस लड़े होते हैं, उसको सारा पता है कि कौन सा केस किसके आइडेंटिकल है, कौन सा मुझे कोट करना है। वो सारी चीजें समझकर वो चलता है, एक्सपीरियंस को यूज करता है। ये जो है ना प्रोएक्टिविटी, ये बहुत काम की चीज है। और ये हमारे अंदर आ जाए कि हम, एक होता है सक्रिय होना, यह है कि अग्र सक्रिय हो, मतलब चीजों को हम एक्स्ट्रापोलेट भी करते हैं कि वहां किसी चीज को देखकर कि ये क्या क्या हो सकता है, तो एक्सपीरियंस से हम निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं। फिर हमने जाना था कि ये शब्दावली जो है कि कैसे है, कि मैं अगर रिएक्टिव बात कैसे करता है, एक्टिव जो प्रोएक्टिव जो है वो कैसे बात करता है, ये सब हमने देखा था। और एक टीचर के साथ एक स्टूडेंट की बात को, उसको भी हमने लिया। तो इस तरह हमें क्लियर हो जाता। अब एक घटना और आती है, तो ये क्या है कि ये ओल्ड टेस्टामेंट की एक कहानी है। एक्चुअली दो टेस्टामेंट, एक ओल्ड टेस्टामेंट है, एक न्यू न्यू टेस्टामेंट है। जो ओल्ड टेस्टामेंट है ये यहूदियों का है, ज्यूस का है। और जो न्यू टेस्टामेंट है वो ईसाइयों का है। काफी कुछ मिलता जुलता है, पर जब हम कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, ये बिल्कुल ऐसी है कि वो नियम सिद्धांत जो टेस्टामेंट के अंदर हैं उनके, वो उसके, ये कहानी का विशेष है कि जो यहूदी ईसाई परंपरा के मूलभूत ढांचे का हिस्सा था। ये एक जोसेफ नाम के आदमी की कहानी है। जोसेफ को 17 वर्ष की आयु में उनके भाइयों ने मिस्र में दास के रूप में भेज दिया। तो वहां जब जो पोटीफर था, जो वहां का राजा था, उसके उसके पास में इसको क्या कर दिया, इसको बेच दिया। कल्पना कीजिए जोसेफ के लिए ये कितना आसान होता कि वो पोटीफर के दास के रूप में खुद पर तरस खाते हुए दुख के, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, दास बना। ये हमारा भाई छोटा, इसको ले लो। 17 वर्ष की आयु थी। वो कितना मेंटली डिस्टर्ब होता आदमी कि मेरे भाइयों ने मुझको बेच दिया किसी के आगे, और दास के रूप में बेच दिया। तो वो खुद पर तरस खाते हुए दुख के सागर में डुबकियां लगाते, अपने भाइयों तथा मालिक की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करते और अपने अभावों का विलाप करते। मतलब उसके लिए तो बहुत मेंटल टॉर्चर थी कि भाइयों ने छोड़ दिया और दास बना दिया, और वो मालिक भी डांटता है, वो भी इसके ऊपर दुख। ये पोटीफर जो था, वो उसको, ये मतलब ये बात इसकी मिस्र की है, इजिप्ट की। तो उसके ऊपर इतना ज्यादा भाइयों, मतलब उसको, मतलब वो अंदर से अंदर ही अभावों में अपना कल्पना करके दुखी होता रहता। परंतु जोसेफ जो था प्रोएक्टिव था। उन्होंने, उसने क्या कहा कि वो लेके चलता था, मैं ऐसा बन सकता हूं। उस पे जोर दिया, मैं हूं ऐसा नहीं, मैं ऐसा बन सकता हूं, पर जोर दिया। और कुछ ही समय बाद में अपने मालिक पोटीफर का पूरा व्यापार संभालने लगा। वो दास से ना उसका एक अच्छा एग्जीक्यूटिव बन गया। उसने अपनी काबिलियत दिखाई, और उसके कारण पोटीफर को जोसेफ पर बहुत विश्वास था, इसलिए उसे अपनी सारी संपत्ति का प्रभारी बना दिया। उसको उसका भंडारी बना, इंचार्ज बना दिया, और कर्ता धर्ता बना दिया। फिर एक दिन ऐसा आया जब जोसेफ एक कठिन परिस्थिति में फंस गया, परंतु यहां भी उसने अपनी ईमानदारी से समझौता करने से इनकार कर दिया। इसके फलस्वरूप उन्हें अन्यायपूर्वक तरीके से 13 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया। एक्चुअली बाकी जो और कार्यकर्ता थे, वो उससे जो है ना ईर्ष्या करने लगे, और करते करते एक बार ऐसी सिचुएशन में उसको फंसा दिया, जिससे कि उसके मालिक के सामने, पोटीफर के आगे, ये कह दिया कि ये आपका बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है और ये ऐसा कर रहा है। इसके फलस्वरूप उसको क्या है, 13 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया। परंतु एक बार फिर वो प्रोएक्टिव बने। उन्होंने अपनी अंदरूनी प्रभाव को, अंदर के जो फोर्स है ना, अंतःकरण से, उस व्रत पे काम किया। और बीइंग की बजाय मैं बन सकता हूं, बीइंग की बजाय हैविंग, मैं बन सकता हूं पर जोर दिया कि भाई ठीक है, जो मैं हूं, पर मैं इससे भी आगे कुछ और बन सकता हूं पर जोर दिया। इस कारण वो जल्दी जेल का, वो जेल में जाकर कैदी के रूप में गए। और जैसे उस पोटीफर के बिजनेस का संचालन करने लगे थे, यहां जेल का संचालन करने लगे। इतना उसने कार्य करा कि जल्दी ही वो जेल का संचालन करने लगा, अंततः पूरे मिस्र इजिप्ट का मार्गदर्शन करने लगा। उसने इतनी प्रगति कर ली कि वह सम्राट फरो के बाद में दूसरे स्थान पर आ गए। मतलब वहां का जो सम्राट था ना, उसके बाद जो उसका नंबर आता था, यानी कि वहां का महामंत्री के टाइप की वो जोसेफ बन गया। यह विचार बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ा पैराडाइम परिवर्तन है।
अगर वो रोता रहता, वैसा नहीं करता, वो पहले वो दास बन गया, तब भी वो रोया नहीं, दास बन करके अपने आप को परफेक्ट दास बना दिया, तो एक किस्म से मालिक के नजदीक आ गया। फिर कहीं कर्म कर्म के कारण फंस गया, फिर उसने अपने आप बदलाव करा, अपनी और क्वालिटीज बनाई और जेल का संचालन करने लगा। करते करते जेल से संचालन से करते हुए पूरे राज्य का करने लगा, और फिर वहां राजा के साथ उसके नेक्स्ट आ गया, उसका राइट हैंड बन गया। तो ये विचार बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ा पैराडाइम परिवर्तन है। स्वयं की निष्क्रिय स्थिति के लिए दूसरों को कंडीशनिंग या परिस्थितियों को दोष देना बहुत आसान है। वो अपने भाइयों को दोष देके जोसेफ रोता रहता, फिर अपने मालिक को दोष दे सकता था, फिर जेल में आके रोता रहता और इस तरह करता रहता, तो क्या बनता उसका? उससे वो बॉकडाउन बिल्कुल नहीं हुआ। उसने कहा अब इस स्थिति में फिर, क्योंकि उसमें वो क्वालिटीज थी प्रोएक्टिविटी की, तो जिस भी जगह पर उसको वो गया, उसने वहां पर उस कंट्रोल करना शुरू कर दिया और उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया। परंतु अपने जीवन को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम प्रतिक्रिया करने की क्षमता है। इस समय हम जो हैं उस पर काम करके अपनी परिस्थितियों पर प्रबल प्रभाव डालने के लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं। मैं अपने आप को बदल सकता हूं। मैं वो रिएक्टिव जो है ना, अपने अंदर से रिएक्टिव पना को त्यागूं। हम इतने रिएक्टिव हो जाते हैं, मुझे ऐसा नहीं मिला, ये ऐसा नहीं हुआ, मुझे ये मिल जाता तो ठीक होता है। लेडी ये कहती है मेरा पति ऐसा है, अगर पति अच्छा होता तो मैं ये। आप उसकी उस परिस्थिति को देखिए कि जिस फैक्टर्स में मतलब कर्मों ने जहां ला दिया है, अब आप कैसे पुरुषार्थ कर कर उसमें से एक बेटर पोजीशन में आ सकते हैं। ये बात बहुत अच्छी तरह समझने की है। यही बात धर्म में भी है, कि धर्म में भी अगर आप लगे हो तो उसमें जानकारी, मतलब हर चीज का ज्ञान सही होना चाहिए। हम उन पुरानी चीजों में जो पूर्व में घटित हो गई हैं उसमें समय खराब करें, या उसको पीछे धकेल दें कि ठीक है, उसके किसी के कारण हुआ ना, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, मैं वो करूं जो मैं अब आगे कर सकता। इस बात पे जोर देता है। ये प्रोएक्टिविटी होती है। अगर वर्तमान स्थिति को सचमुच सुधारना चाहते हो तो एक चीज पर काम हो सकता है जो स्वयं के नियंत्रण में है, यानी मैं दूसरों को सुधारने की कोशिश बंद करके अपनी कमजोरियों पर काम कर सकता हूं। हम दूसरों की कमजोरियां देखते रहते हैं कि भाइयों ने मुझे ऐसा कर दिया, मेरे भाई मेरे साथ ऐसा जुल्म कर गए कि मुझे बेच दिया बहुत कम पैसों में किसी के आगे। तो ये बात सोचकर वो रोता रहता, करता रहता, उसने वहां पर अपनी एनर्जी को यूज कर। तो यह है कि यानी कि मैं खुद दूसरों को सुधारने की कोशिश बंद करके और भाइयों को दोष देता रहा, या अपने मालिक को दोष देता रहे, या जेल के अंदर आके दुखी होता रहे, उसकी बजाय अपने आप को सुधारने की कोशिश कर, और जिस सिचुएशन में गया उसमें करी, तो मैं अपनी कमजोरियों पर काम कर सकता हूं, ये अपने को सोचना है। हालांकि हम अपने कार्य चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु हम उनके परिणामों को चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं है। मैं अपना कार्य चुन सकता हूं, परिणाम में के लिए मैं सुन दी। परिणाम प्राकृतिक नियमों द्वारा संचालित होते हैं। तो ये हमने कई बार कहा है कि आप परिणामों से जो परिणाम आ रहे हैं, ये परिणाम उसके जोसेफ के भी उसके कर्मों के कारण आए ना, कि भाइयों ने उसको बेच दिया, फिर जहां गया तो, लेकिन वो जो कर सकता था उसने चुनाव अपने करे। वो परिणाम, वो कहता परिणामों से मतलब परिणाम को क्यों सोचे हम, कि भी मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे किसी का दास बना दिया गया, मुझे जेल में डाल दिया गया। उस परिणामों को सोचने की बजाय वो उसको क्या है कि अपने प्रायोगिक सब परिणाम मैंने उसको चुनाव, वो मेरे कारण नहीं हुए, मुझे परिणामों को चुनने की स्वतंत्रता है ही नहीं है। परिणाम तो मुझे स्वीकार करने पड़ेंगे, लेकिन परिणामों को स्वीकार कर कर जो मैं अब कर सकता हूं, वर्तमान में मैं कैसे अपने आप को सुधार सकता हूं, इस पे सारा जोर देना है। अभी तक हमारा नहीं हुआ, अब मैं ऐसा करूं। ये हमने कई कई बार जब बात होती है ना, तो वो कहते हैं नहीं हमारे गुरुजी ने हमें नहीं सिखाया, हमारी गुरनी ने हमें नहीं सिखाया। भाई तुम आज नहीं सिखाया, वो पास्ट है, आज सीख लो। और देखा गया कि वो अभी भी नहीं सीख रहे, तो इसका मतलब ये होता है कि उनको गुरनी ने भी सिखाया होगा तब भी नहीं सीखा होगा। हम उसी बात के चक्कर में फंसे हुए हैं कि हमको किसी ने सिखाया नहीं, मुझको टीचर अच्छे नहीं मिले, मुझे माता पिता अच्छे नहीं, मेरा जीवन साथी अच्छा नहीं,
अरे भाई, आप जो कर सकते हो वो जो अच्छा नहीं है, वो आपके कर्मों के अनुसार मिला है, उसको तो आप कुछ कर नहीं सकते। आप आप अपना सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूं, बस उसको करिए। आगे जो भविष्य में होना होगा हो जाएगा। बट हमारा कार्यशैली तो सही हो। हम अपने व्यावसायिक लेन देन में बेईमान होने का फैसला कर सकते हैं। इस निर्णय का सामाजिक परिणाम भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि वे इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम पकड़े जाते हैं या नहीं। मतलब ये व्यावसायिक लेन देन में बेईमानी कहाँ है? बेईमान किसको कहते हैं? जो पकड़ा जाता है। जो बेईमानी में नहीं पकड़ा जाता, उसको उसका तो कहीं नहीं। तो हमारे मूलभूत चारित्र जो है, बेसिक करेक्टर के प्राकृतिक परिणाम, जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस है, वो निश्चित होते हैं। और फिक्स रिजल्ट, जो कुछ हमारे परिणाम आने हैं, जो मेरा बेसिक करेक्टर है उसके साथ। तो हमारा व्यवहार सिद्धांतों द्वारा संचालित होता है। जो मैं मेरा हमारा व्यवहार है, वो जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांतों द्वारा संचालित होता है। उनके सामंजस्य में जीने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। मैं उनके साथ सामंजस्य बिठा लेता हूं। मैं जो सिद्धांत हैं, अपने मान लीजिए जैन धर्म ही ले लीजिए, इसके जो सिद्धांत हैं उसको मैं पूरा फॉलो करता हूं। अब ये जो हमें बताया जाता है कि भी 18 तरह के से पाप होते हैं और 9 तरह से पुण्य बंधता है, जो व्यक्ति इसको पूरी तरह जान जाता है, वो विजिलेंट रहता है कि क्या मैं जो कार्य कर रहा हूं इन 18 में तो नहीं आ रहा। फिर जैसे कर्मादानी धंधे हैं, तो उसमें क्या कि 15 तरह के जो व्यवसाय हैं, उसको भगवान ने बताया कि उसमें बहुत ज्यादा अधिक पाप है। तो इसको सोचकर मैंने ये नहीं करने। अब ये जो है ना, सिद्धांतों के द्वारा, मतलब उनके साथ हम सामंजस्य बिठा लें कि ये मुझे नहीं करना, ये तो बहुत गड़बड़ वाला काम है। तो मेरे जो परिणाम आएंगे वो सकारात्मक होंगे परिणाम मिलते। और उनका उल्लंघन और उल्लंघन करता हूं तो नकारात्मक परिणाम मिलते हैं। किसी भी स्थिति में हम अपनी प्रतिक्रिया चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु ऐसा करते समय हम उसके परिणाम को भी चुनते हैं। जब हम छड़ी का एक सिरा उठाते हैं, एक सिरे से छड़ी उठाकर एक सिरा पकड़ते हैं, तो दूसरा सिरा भी उठाते हैं। वो ऑटोमेटिकली आता है। आप किसी छड़ी को अगर एक साइड से उठाते हैं, तो दूसरा सिरा जो है उस छड़ी का, वो भी तो साथ ही उठ के आता है। तो पश्चाताप से भरे लोगों के लिए शायद प्रोएक्टिविटी का सबसे आवश्यक अभ्यास यह एहसास करना है कि पिछली गलतियां भी चिंता के भारी वृत्त में रहती हैं। हम उन्हें लौटा नहीं सकते, हम उन्हें रद्द नहीं कर सकते, हम उनकी वजह से उत्पन्न परिणामों को नियंत्रित नहीं कर सकते। परंतु गलती को स्वीकार ना करना, इसे ना सुधारना, इससे कुछ ना सीखना, सीखना भी एक तरह की गलती है। इससे आमतौर पर व्यक्ति खुद को धोखा देने, अपने कामों को सही साबित करने की राह पर चलने लगता है, जिस दौरान वह अक्सर खुद से और दूसरों से तर्कपूर्ण झूठ बोलता है। अपनी भूल पर पर्दा डालने की यह दूसरी गलती पहली गलती को ज्यादा ताकतवर बनाती। आपसे कुछ भूल होगी, उस भूल पर हम पर्दा डालने के लिए क्या है कि हम फिर दोबारा वही करते हैं। तो उसमें क्या है कि उस भूल पर पर्दा डालने की ये दूसरी गलती जो है पहली गलती को और ज्यादा ताकतवर बनाती है। इसे अनुपातहीन महत्व दे देती है। मतलब वो जो है ना, अनप्रोपोर्शनेट, उसको इतनी मतलब इंपॉर्टेंस मिल जाती है, अनुपातहीन महत्व देती है, और हमें बहुत गहरा नुकसान हो जाता है। अब हमें कहीं भूल नजर आई, अपनी तरफ से नजर आ गई, या किसी ने हमें पॉइंट आउट कर दिया, उस भूल को हम मानने की बजाय उस गलती को किसी तरह तर्क देकर उसको ढकने की अगर कोशिश करते हैं, तो गलती तो और पक्की हो जाएगी आगे के लिए भी। हमें सबसे ज्यादा नुकसान इस बात से नहीं होता कि दूसरे क्या करते हैं या हमसे क्या गलतियां होती हैं। हमें सबसे ज्यादा नुकसान इन चीजों पर अपनी प्रतिक्रिया से होता है, जो हम प्रतिक्रिया करते हैं। एक चीज ऐसा हो गया, वो पीछे हुआ ना, ठीक है, आपको बस इतना अंडरस्टैंड करना कि यहां भूल हुई और उसका रीजन क्या था, ये गलती क्यों हुई, अनजाने में हो गई या कैसे हुई, बस आगे से नहीं कर। तो ये प्रतिक्रिया चलती है। तो ये आगे भी है कि अवर रिस्पॉन्स टू एनी मिस्टेक अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द नेक्स्ट मोमेंट। हमारा जो रिस्पॉन्स होता है मिस्टेक के ऊपर, दैट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द नेक्स्ट मोमेंट। इट इज इंपॉर्टेंट टू immediately admit and correct our mistake so that they have
नो पावर ओवर द नेक्स्ट मोमेंट एंड वी आर एम्पावर्ड अगेन। मतलब यह है, इसका अर्थ यह है कि जहां मुझे गलती का पता चले तो उसके नेक्स्ट मोमेंट के अंदर जो है ना, उससे पहले उसका खत्म कर दो। इट इज इंपॉर्टेंट टू इमीडिएटली एडमिट, उसको एडमिट करा, उसको करेक्ट करा। ये जो हम आलोचना करते हैं, आलोचना का ये बिल्कुल उसका ही समझ लो दूसरा रूप है कि किसी चीज को हमें इमीडिएटली रियलाइज हुआ, जैसे ही रियलाइज हुआ कि भाई हमसे गलती हो, भूल हो, उसको, उस गलती को उसी समय एडमिट करके, और उसमें इसमें करेक्ट क्या हो सकता था उस समय की आपकी शक्ति के अनुसार, आपके समर्थ के अनुसार, उसको करेक्ट करें। और उसके बाद नेक्स्ट मोमेंट में उस गलती का प्रभाव नेक्स्ट मोमेंट पे ना आए। तो ये जो होता है ना, ये हम दोबारा से वो शक्ति गेन कर लेते हैं अच्छा कार्य करने के लिए। हमें रियलाइज हो गया कि चूक कहाँ हुई है, कहाँ कहाँ हमसे गलती हो गई, और वो हमें समझ में आता। ये बहुत जरूरी है कि जो जो हमें समझ में आता जाए उसको तो हम जरूर करें। और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हमारी समझ में, हमें गलतियां नजर ही नहीं आती। ऐसी चीजें होती है कि हमें लगता है कि ये गलत है ही नहीं, लेकिन आने वाले समय में कभी भी रियलाइज होता है कि नहीं नहीं, गलती है। उसमें उसको गलती नहीं, क्योंकि वह ज्ञानता का कारण होता है। जो जो हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमें उतना गलतियों के बारे में, ज्ञान का होने का अर्थ ही यही है कि अब हमारे अंदर अज्ञानता की कमी हो गई है। और गलतियां एक अज्ञानता से होती हैं। तो उससे हमें जो है ना ये चीज रियलाइज होती है, क्योंकि हमें ये नहीं, हम ये कि अगर सोच के चलते हैं कि मैं तो परफेक्ट ही पैदा हूं, उसमें अपने लेके चल रहे हैं कि हम हर मोमेंट, हर पल कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ जान रहे हैं। और उस जानकारी से पीछे की चीजें गलत नजर आती हैं, तो जीवन बदलता है। ये बात होती है कि नॉवेल्टी को पकड़, जब तक हम उसको लेकर पूरी तरह अंदर लेके नहीं जाते, हमें इमीडिएटली रियलाइज होता है। अब श्रेणिक राजा पहले अपनी बात करता रहा उससे, और अब जब उसने उनको सुना, अनाथी मुनि को, उसको एकदम अपनी जीवन, पिछला सारा जीवन गलत नजर आया कि मैंने तो बहुत गलतियां की। जिस हिसाब से ये बता रहे हैं, उस हिसाब से तो मैंने, मेरा तो जीवन पीछे का सारा ही व्यर्थ हो गया। कितना बड़ा झटका लगा उस टाइम। जो जो काम अज्ञानता में किया था, किसी ज्ञानी के संपर्क में आकर वो ज्ञान की रोशनी दिखाई दी, और उनको अपना सारी गलतियां भूल नजर आ गई। और भूल नजर आते ही उन्होंने उसको एडमिट किया, समझ गए, और अपना करेक्शन चालू कर दी। ये होती है लाइफ। और इसीलिए वो तीर्थंकर गोत्र बांध गए, इसीलिए शायद संकृति जीव बन गए। चाहे कितनी भी भूलें की थी, उन भूलों को उन्होंने एडमिट करके ये कहा कि ये भूल हो गई है, पर अब मैं ये नहीं करूंगा। और जीवन अल टुगेदर बदल दिया। आप देखिए कि वो व्यक्ति इतना बदला कि आप ये देखिए कि कितने बेटे उसके अनुत्तरोपातिक में, कितने उसके मुक्त हुए, कितनी रानियां उसकी सबसे ज्यादा जो है, अगर आप देखेंगे तो अंतगढ़ सूत्र में भी आती है। अंतर्गढ़ सूत्र में ज्यादातर लोग कौन से जो मुक्त हुए हैं, या तो कृष्ण भगवान के परिवार से थे, यादव कुल से थे, और या कौन से श्रेणिक राजा के थे, या सैनिक राजा से। सिर्फ उसमें एक जो आती है, जो 15 या 16 कौन सा आता है, जिसमें डिफरेंट वैरायटी के एक एक दो दो लोग हैं। बाकी सारे जितने 91 सारे के सारे दोनों के ग्रुप, दोनों की फैमिलियों के, मकंदी ये बाकी बस हाँ वो गिनती के हैं जो डिफरेंट जगह से आए। तो वो इसमें आप सोचिए कि उसमें दोनों परिवारों के, तो मतलब है कि श्रेणिक राजा के बदलने से पहले तक क्या हाल था, और श्रेणिक राजा के परिवर्तन होने से कितने बेटे उसके अनुत्तरोपाथिक में गए, 23 में। वो 23 आत्माओं के अंदर उसके जो है 3 जो भाग हैं उसके अनुत्तरोपाथिक के, उसके अंदर देखिए दो दो तो उसी के ही हैं अभी। तो ये सारा देखने का मतलब उसके परिवार में कितना चेंज आया उसका। तो ये चीज समझने की है कि जब किसी चीज में जैसे ही रियलाइज हो, ये समझो व्यवस्था में पड़ा होता है, कोई सदगुरु मिल गया, कोई ज्ञानी आ गया, और उसका संपर्क मिल गया, और जैसे वहां से इंफॉर्मेशन मिलती है, उसी समय अपने आप को करेक्ट कर दिया। और देखिए क्या हुआ कि वो सारा जो किया कराया है वो सारा बदल गया, बदल गया। ये कर्मों का हिसाब बड़ा डिफरेंट है, ये है।
अब जिसने ज्ञान दिया है, ज्ञान देता है, ये जो सारा कैलकुलेशन है 1 to 1 है, ये हमें शुरू में समझाने के लिए है। वरना कर्मों का जो अंत होता है, अगर जैसे व्यक्ति चेंज हुआ, तो अगर हम एक एक को लेके चलें कि उसने उसके साथ ये किया था, इसके साथ ये किया था, ऐसा, वो ऐसी कैलकुलेशन नहीं होती। क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया था, जब वो उसके बाद में आए, उनको शायद संकित भी हो गई, नरक में गए, वहां कितना समय, 84,000 वर्ष की आयु, अब वहां आती तीर्थंकर बन के सारा हो गया, तो पिछला सारा कुछ खत्म हो गया ना। क्योंकि अब उनकी जो स्थिति है, शायद स्वीकृति होते ही और तीर्थंकर का गोत्र बांधते ही, चाहे नरक में भी जाना पड़ा, तब भी वहां पर हर चीज के अंदर, तब भी वो वहां पर क्या है, पुण्य ही बांध रहे हैं, ये समझ लो। पाप खत्म हो रहा है और सहज सहज में रह रहे हैं। और उनको, क्योंकि शायद स्वीकृति है, उनको पता है कि ये मेरे कर्मों का है, हाय हाय नहीं कर रहे। तो ये जो है ना, इसका मतलब है कि जैसे हमको भूल, लेकिन आज के समय में सीखना यही है कि जब हमें अज्ञानता में कोई हमारे से ऐसा कार्य हो गया है, ठीक है, अज्ञानता थी, नहीं था ज्ञान, अब क्या कर। लेकिन जब ज्ञान हो गया है, जब हमें समझ में आ गया कि ये तरीका है, तो उसी समय देर एंड देन, अगर उसके बाद भी हम नहीं बदलते, फिर पापों का ढेर लगता है। क्योंकि आपको एक अपॉर्चुनिटी, अवसर मिला बदलने का। अभी तक अज्ञानता में थे, व्यवस्था में ऐसा पड़ा था। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि यह, तो वहां से आप बदलेंगे कि नहीं, आपको रियलाइज होगा कि ये पीछे कुछ नहीं, ये सारी भूलें हुई, ये गलत हुई, ये मेरे से उस समय होना था, हो गया, अब मैं सुधार सकता हूं अपने आप। अब देखिए ना, उन्होंने अपने जीवन के कितने अंत समय में सुधारा है। कोई ज्यादा समय नहीं था श्रेणिक राजा के पास, लेकिन उस सुधरने के बाद में सारा काम हो गया। आपके सामने अर्जुन माली है, 6 महीने के अंदर बदला ना, कितने कितनी तेजी से करा काम। तो जिस जहरीले सांप ने हमें काटा हो, अगर हम उसके पीछे दौड़ने लगे, तो उससे सिर्फ ये होगा कि जहर तेजी से हमारे शरीर में फैल जाएगा। मान लिया हमें नजर आया कि मेरे से बहुत गलतियां हुई, अब उस गलतियों के पीछे मैं भागने लग जाऊं, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जहरीले सांप ने हमें काटा, और अगर हम उसके पीछे दौड़ने लगे, तो इससे सिर्फ ये होगा कि जहर तेजी से हमारे शरीर में फैल जाएगा। इससे कहीं बेहतर तरीका ये होगा कि हम तत्काल जहर बाहर निकालने का उपाय करें। हम अगर ये सोचे किस सांप ने काटा, वो ऐसा था, जो लोग वो आपसे पूछने लगे, कहाँ था तू, कैसे था, वहां क्यों गया, बताइए, उसका कोई मतलब है? सबसे ज्यादा मतलब है कि इसका जहर फैले ना। ये जो घटना घट गई है, इसका जहर उसी समय उसके ब्लड के फ्लो को वहीं उसी टाइम बांध कर रोकना है कि पूरे शरीर में ना फैले। उसको निद्रा नहीं आने देनी है। वो सारे तरीके बेहतर तरीके से कंट्रोल करके, और जो उसका इलाज करने वाला उसके पास जाए। करेक्टिव एक्शन तो यही है ना, कि उसको उसको हम पीछे के। अब कई बार लोग पूछते हैं कैसे एक्सीडेंट हुआ, कैसे किया। अरे भाई, क्या लेना देना इससे, कैसे बीमार पड़े, क्या किया? रीजन है, ये स्थिति सामने नजर आ रही है कि ये हो गया है, ये हो गया है, तो इसमें अब क्या हो सकता है, और वही बात करनी चाहिए, और उसको इमीडिएटली करना है। तो हमें इससे कहीं बेहतर तरीका ये होगा कि हम तत्काल जहर बाहर निकालने का उपाय करें। हमारी जो वृत्ति है ना, वो श्वान वृत्ति, मतलब कुत्ते जैसी ना हो, सिंह जैसी वृत्ति हो। कुत्ते की वृत्ति क्या होती है कि वो डंडा पकड़ लेता है। जो चीज आप मारते हो, डंडा मारते हो या उस पर पत्थर मारते हो, वो जो चीज आकर उस पर लग रही है, वो उसको पकड़ रहा है। और सिंह क्या होता है कि सिंह जो है, उसको, वो बंदूक की तरफ नहीं भागता, वो जिसने बंदूक चलाई है ना, उसको पकड़ता है। यह सिंह वृत्ति है कि व्हाट इज द रूट कॉज, इसकी रूट में कॉज क्या है, उसको पकड़ो, उसको इमीडिएटली ठीक करो। तो ये जो होता है ना, श्वान वृत्ति और सिंह वृत्ति, ये दोनों का कंपैरिजन है, कि कुत्ते जैसी वृत्ति नहीं है। किसी गलती पर हमारी प्रतिक्रिया अगले पल, नॉट मैस मोमेंट की हमारी गुणवत्ता, क्वालिटी को भी प्रभावित करती है। ये महत्वपूर्ण है कि हम तत्काल अपनी गलती मान लें, उसे सुधार लें, ताकि अगले ही पल पर से उसका निरंतर खत्म हो जाए और हम दोबारा शक्ति मिले। मतलब हमारी यहां तक का पोर्शन गलत था,
अब मुझे पता चल गया है, वहां से ऑनवर्ड मैं बिल्कुल सही हो गया। अब मैं एक समय भी खराब नहीं करना, अब मुझे एक पल भी खराब नहीं करना, मुझे देयर एंड देन करेक्शन लेना है, वहीं से मैं करेक्ट हो गया। करेक्शन ये होती है, करेक्शन ये है कि जब अनाथी मुनि से श्रेणिक राजा वहां से चला, तो कहते हैं भारी मन से उसको सारा चीज नजर आ रहा है, वो राजगिरी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इतना हताश कि मेरे से ये हो गया सारा। और वहां जाते ही उसने बिल्कुल करेक्टिव एक्शन लेना शुरू कर दिया कि जो हो गया सो हो गया, अब आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये मेरे में नहीं होगा। बस ये होता है डिसीजन, ये वो व्यक्ति की प्रोएक्टिविटी है। जो आपके अनजाने में हो गया, लेकिन जैसे ही ज्ञान हुआ उसको पकड़ लिया, उसको समझ में आ गया कि ये बात बिल्कुल ठीक है, इसको पकड़ना है। वायदे करने और उन्हें निभाने की क्षमता हमारे प्रभाव के वृत्त यानी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के केंद्र में होता है। ये जो हम संकल्प करते हैं, अपने साथ वायदे करते हैं, नहीं नहीं मैं ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, और फिर उसको पूरा निभाना, ये हमारी जो ना प्रोएक्टिविटी का सार और सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति यह है कि हम खुद से तथा दूसरों से जो हमने वायदे किए हैं, जो वायदे किए कमिटमेंट करते हैं, उन्हें कितनी ईमानदारी से निभाते हैं। जो प्रोएक्टिव होगा ना, वो जो कमिटमेंट कर रही है वो उसको निभाएगा, जो टाइम दे दिया उसको करेगा कमिटमेंट पे। ये हमारे विकास का सार भी है। आत्म जागरूकता हमने जाना था, सेल्फ अवेयरनेस, विवेक, वो स्टिमुलस से कैसे हम रिस्पांस देते हैं और रिएक्टिव होते हैं, उसके बीच में अगर थोड़ा हम पॉज लेते हैं, तो ये चीजें आती थी कि आत्म जागरूकता आती थी, कल्पना आती थी, विवेक आता है, आत्मनिर्भरता की इच्छा वो आती है। तो आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस और विवेक कॉन्शियस की मानवीय प्रतिभाओं के कारण उन क्षेत्रों के बारे में जागरूक होते हैं जहां हम कमजोर हैं, जहां हम सुधार सकते हैं। हम उन क्षेत्रों के बारे में भी जागरूक होते हैं जिन्हें बदले जाने या हमारी जिंदगी से बाहर निकालने की आवश्यकता है। हमें पता चल गया कि ये मेरे में कचरा है, अज्ञानता के कारण ये मैंने एक गलत चीज पकड़ ली है, उसको बदले जाने और अपनी जिंदगी से बाहर निकालने। मतलब जैसे होता है ना कि गलत व्यक्ति को आपको पता चल जाए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई व्यक्ति बहुत गलत है, उसकी गलती पकड़ी गई, तो आप उसको रखते हैं। आपको सिस्टम क्या कहता है कि इमीडिएटली उसका हिसाब करके कहते हैं भी तू जा। यहां तक होता है कि उसने इतनी गलती की हो, उसको एक महीने के एडवांस, मतलब तू एक दिन भी हमारी कंपनी में नहीं रुकेगा, क्योंकि वो उस कंपनी में जहर फैला देगा। गार्डन लीव, गार्डन लीव और चीज है, नौकरी से निकाला जाता है, गार्डन लीव और चीज। उसको इमीडिएटली कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सैक्ड। हाँ, तो उसी टाइम उसका रेजिग्न ये लो और ये एडवांस लो, मतलब तुम इमीडिएटली कंपनी छोड़ दो हमारी। देर एंड डन कि ये आदमी इतना गलत है। अगर कम गलती है, देखा कि भी इससे भूल हुई है, तो ठीक है अभी तुम नई नौकरी देख लो, बाय द टाइम आप जब तक नौकरी नहीं मिलती आप रहो, या एक महीने का नोटिस दे दिया। ये सारे फैक्टर होते हैं और इसमें हमें देखना पड़ता है कि उसकी गलती क्या है। तो ये मतलब है कि हम इतने जागरूक हो जाएं कि ये अब तक हम भूल कर रहे थे, ये गलती हो रही थी, इसको अब मैं जान गया हूं, इसको इमीडिएटली बाहर निकाल। फिर हम इस जागरूकता पर काम करने के लिए अपनी कल्पना, आत्मनिर्भर इच्छा शक्ति यानी कि इंडिपेंडेंट विल को पहचानते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और प्रयुक्त यूज करते हैं, उसको प्रयुक्त करते हैं। फिर उसके बाद में कोई इफ एंड बट नहीं है, फंडामेंटल्स क्लियर हो गए। अब मुझे समझ में आ गया कि मेरा कल्याण ध्यान साधना से होगा, मेरा कल्याण स्वाध्याय करने से होगा, मैंने मिथ्यात्व को छोड़ना है, मैंने अनंतानुबंधी कषाई की चौकड़ी छोड़ना है। इसके अलावा इसके ऊपर ऐसा टूट पड़े कि भाई मुझे तो इसके अलावा पहले ये चीजें सेटल करनी है, आगे की मैं बाद में दे। जब हम वायदे करके लक्ष्य बनाकर उन्हें निभाकर ऐसा करते हैं, तो हम अपने चरित्र को, अपने बनने को दृढ़ बनाते हैं, मतलब बीइंग वो जैसा दृढ़ बनते हैं, जिससे हमारे जीवन में बाकी सकारात्मक चीजें संभव होती हैं। अब वो जो नेगेटिविटी थी, जो हमारे अंदर कुछ हॉलोनेस थी, जो हमारे अंदर कुछ कमियां थी,
वो सारी अपने से उसको हटा देना है, उसको करेक्ट कर लेना है। तो अब मेरा जीवन क्या है, सकारात्मक हो जाएगा। यहां पर हम दो तरीके पाते हैं, फाइंड टू वेज, जो हमारी जिंदगी को नियंत्रण तत्काल हमारे हाथ में दे सकते हैं। हम कोई वायदा कर सकते हैं और उसे निभा सकते हैं, या हम लक्ष्य बना सकते हैं और उसे हासिल करने के लिए काम कर सकते हैं। कोई वायदा किया है उसे निभा देना, कोई लक्ष्य बनाए उसको हासिल करने के लिए पूरा काम जो है ना, वो सिंसियरली काम करना, परिणाम प्रामाणिकता से काम कर सकते हैं। जब हम वायदे करते हैं और निभाते हैं, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो, तो हम आंतरिक ईमानदारी की नींव डालते हैं। ये ईमानदारी हमें आत्मनिरंतर की जागरूकता देती है। आप देखिए, ये जो हमारा माइंड है ना, ये बड़ा मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है। जब हम खुद संकल्प करते हैं और उसको खुद तोड़ते हैं ना, वो हमारी कमजोरी जान जाता है, ये यहां कमजोर है। फिर हम कहते हैं, दोष लगाते हैं मन का। मन का दोष नहीं है, मन ने आपको रीड कर लिया, उसके सबकॉन्शियस ने रीड कर लिया कि तू एक्चुअल में तेरी क्षमता ये नहीं है, तूने संकल्प ज्यादा कर लिया और तू कर सकता नहीं है। वो उसमें खेल करेगा, वो आपसे गलत काम करवाएगा, उसको उसको और कमजोर करेगा, यही उसकी क्षमता है, और वो उसको एंजॉय करेगा। मन मन को आपकी कमजोरी पता चल गई, और जैसे ही मन, ऐसा लगा कि मन एक बार वायदा करके कमिटमेंट कर ली और निभाया, तो हर बार उस सिचुएशन में अंदर मन कुछ और कुछ नहीं बताएगा। फिर तो आप काम ही करोगे वैसे। लेकिन मन बहुत बड़ा खिलाड़ी है, उसको पता हमारी कमजोरियां उसको पता है, और हमारी कमजोरियों से वो खेल रहा है, यही उसकी पावर है। ये ईमानदारी हमें आत्मनिरंतर की जागरूकता देती है। ये हमें अपने जीवन की अधिक जिम्मेदारी लेने की शक्ति तथा साहस प्रदान करती है। वायदे करना और निभाना, जब हम खुद से और दूसरों से किए गए वायदे लगातार निभाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे लिए हमारी प्रतिष्ठा हमारे मूड से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। धीरे धीरे हमारे लिए हमारी प्रतिष्ठा, इस बात को, आपको इस बात का कॉन्फिडेंस हो जाता है कि देखिए, मैंने एक बार कह दिया है ना, अब मैं इससे नहीं हटूंगा। फिर इसका प्रभाव दूसरे भी मानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मतलब ये क्यों है, ये बात है कि उसने उस बात को बता दिया है कि भाई जो बात कमिट की है उसको पूरा करेंगे। आगे पीछे हो सकता है पर उससे भागेंगे नहीं। तो हमारी प्रतिष्ठा हमारे मूड से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। खुद से वायदे करने और निभाने की शक्ति प्रभावकारिता की मूलभूत आदतों, यानी कि जो हमारी पावर टू मेक एंड कीप द, जो हम वायदे करते हैं, आदतों को विकसित करने का सार है। द पावर टू मेक एंड कीप कमिटमेंट्स टू अवर सेल्फ इज द एसेंस ऑफ डेवलपिंग द बेसिक हैबिट्स ऑफ इफेक्टिवनेस। नॉलेज, स्किल, डिजायर और ऑल विद इन अवर कंट्रोल, ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमारी आदतें बनती है ना, उसमें तीन फैक्टर होते हैं। हमारा हमारी योग नॉलेज, हमारी स्किल, और हमारी इच्छा। इच्छा भी होती है, और हमारी जान स्किल जो है, योग्यता भी होती है, और ज्ञान भी होता है। ये तीन फैक्टर मिलकर जो है ना, ये हमारी हैबिट्स को पक्का करते हैं। कभी भी कोई हैबिट फॉर्मेशन होती है, जिस बच्चे की आदतें फिक्स होती हैं, ये तीन चीजें उसमें आती हैं। तीन सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर ये आदत पड़ गई है, ये आदत हो गई है। ज्ञान, योग्यता और इच्छा सभी हमारे नियंत्रण में है। हम तीनों के संतुलन को सुधारने के लिए किसी पर भी मेहनत कर सकते हैं, जैसे जैसे कटाव या प्रतिच्छेदन, एरिया ऑफ इंटरसेक्शन का क्षेत्र बढ़ता है। ये तीनों सर्कल जो होते हैं ना, ज्ञान का सर्कल होता है, योग्यता का, इच्छा का, तो वैसे वैसे उन सिद्धांतों की गहराई से आत्मसात करने लगते हैं। ये जब हम नेक्स्ट जो करेंगे ना, वो खोला हुआ है। हाँ, यहाँ से ना 24 ये ज्यादा समझ आएगा। पेज नंबर की है मेरे ख्याल दूसरा या तीसरा ये रहा। आदतों की परिभाषा क्या है? हम अपने उद्देश्य के लिए हम आदत को ज्ञान, योग्यता और इच्छा के इंटरसेक्शन के रूप में मानते हैं। ये मेरा ज्ञान है। ज्ञान क्या होता है? नॉलेज। नॉलेज क्या होता है? व्हाट टू, व्हाई टू। मैंने ज्ञान में होता है कि क्या करना है और क्यों करना है, ये शब्द होते हैं। फिर मेरी इच्छा है, मेरी चाहना है कि मैं ये आई वॉन्ट टू डू दिस,
ये मेरी इच्छा होती है। और योग्यता है कि कैसे करेगा, हाउ टू, ये स्किल्स है। ये तीन सर्कल जो होते हैं, जितने ये ज्ञान बढ़ता जाएगा, जितनी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, जितनी योग्यता बढ़ जाएंगी, ये बीच का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये आदतें हैं हमारी। तीनों का ओवरलैप होता है, इसमें थोड़ा इच्छा भी है, ज्ञान भी है, योग्यता भी है, इससे सर्कल। जब ये ज्ञान बढ़ता जाएगा, योग्यताएं बढ़ती जाएंगी, इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, तो हमारी हैबिट्स भी डेवलप हो जाएंगी, ये बढ़ जाएंगी। ये बीच का जो इंटरसेक्शन पोर्शन है, ये इसका मतलब है कि इफेक्टिव हैबिट्स, जो हमारी इफेक्टिव हैबिट्स हैं, यानी कि प्रभावकारी आदतें, इंटरलाइज्ड आंतरिक प्रिंसिपल एंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर, ये हमारा बिहेवियर हो जाता है। ये सिद्धांत है। हम कहते हैं ये आदमी ऐसा 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 है, वो सारा इसी चीज को देखकर कि ये इच्छा कैसे करता है, इसकी योग्यताएं क्या है, इसका ज्ञान क्या है, उससे जजमेंट होती है इसकी। और हमारी आदतें भी ऐसी बनती, बचपन से लेकर जिसकी हमें नॉलेज होती गई, उसको हमने पकड़ लिया। फिर हमारी इच्छाएं होगी, और कुछ चीजें हम सीखने लगे, और सीखते सीखते हमको वैसी आदतें पड़ जाती, वो आदतें डेवलप होती हैं। ये नेक्स्ट जो हम विषय लेंगे ना, वो आदतों पे लेंगे, उसमें ही आएगा। तो इसमें ये जो है ना, ज्ञान, योग्यता और इच्छा सभी हमारे नियंत्रण में है। हम तीनों के संतुलन को सुधारने के लिए किसी पर भी मेहनत कर सकते हैं। जैसे किसी कटाव या प्रतिच्छेदन, एरिया ऑफ इंटरसेक्शन, जो बीच वाला पोर्शन का क्षेत्र बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हम उन सिद्धांतों के गहराई से आत्मसात करने लगते हैं जिन पर आदतें आधारित हैं। उनके साथ हम चारित्रिक दृढ़ता, यानी स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर भी विकसित करते हैं, जो हमें जीवन में बढ़ी हुई इफेक्टिवनेस की और संतुलित रूप में आगे बढ़ाती है। जितनी जितनी हम प्रभावशाली होते जाएंगे, हमारे अंदर का चरित्र जितना दृढ़ होता जाएगा, उतनी हमारे मतलब यानी कि स्ट्रेंथ, कैरेक्टर की स्ट्रेंथ होती जाएगी। ये सारी कैसे होगी कि मेरा ज्ञान विशाल हो गया, मेरी योग्यताएं विशाल हो गई, और मेरी उसको पाने के लिए, वैसा अच्छा करने के लिए उसकी इच्छाएं हैं, उसके हिसाब से योग्यताएं बनती। ये जो आदत होती है ना, ये केबल की तरह है। उस केबल में कई छोटी छोटी पतली तारें होती हैं, स्ट्रैंड्स होती हैं जीवन में। वो धीरे धीरे स्ट्रैंड्स इकट्ठे होते हैं, फिर धीरे धीरे ट्विस्ट होते हैं, वो घूमकर सारा, और जो जो एज आगे बढ़ती है, फिर उसके ऊपर ऊपर रबड़ चढ़ जाता है, वो आपकी केबल बन जाती है। अब वो जब केबल बन जाती है, उसमें कोई एक आदत आगे जाके आपको पता चलता है कि ये मेरी खराब हो, ये मेरी किसी कारणवश, ये मेरा सही नहीं, किसी ने पॉइंट आउट कर दिया। अब मैं उसमें से वो स्ट्रैंड अगर खींचना चाहूं, आप नहीं खींच सकते। उसके लिए पूरी वायरिंग को सारा घुमाना पड़ता है, ये सारा करना पड़ता है, ये आदतें बदलने के लिए। ये यही चीज जो है ना, अगर आप मेडिटेशन में बैठ जाएं और सबकॉन्शियस में चले जाएं, तो उस सबकॉन्शियस के अंदर उस चीज को आप हटा सकते हो। मेडिटेशन से वो अंदर से निकल जाएगी। वैसे अगर जबरदस्ती फिजिकली निकालने की कोशिश करो एक तार, वो नहीं निकलेगी। उसमें उसका जो ट्विस्ट हुआ है ना, उसको इनफेक्टिव कर सकते हैं। तो इसलिए जो हमारी हैबिट्स है ना, उसको नॉर्मली केबल के तौर पे कहा जाता है, और उसमें बहुत सी आदतें, बहुत चीजें, छोटी छोटी वायरें जो है वो ट्विस्ट होकर, और उसके ऊपर एक मुलमा चढ़ गया रबड़ का, और हम कहते हैं केबल बन गई है। और इस व्यक्ति की ये स्ट्रेंथ है। किसी की केबल मोटी है, किसी की पतली है, किसी की बहुत स्ट्रेंथ वाली है। ये सारी हमारी एक एक चीज जो बचपन के अंदर इकट्ठी करी आदतों के कारण, वो सारी बन गई। अब हमने अगर उसका सुधार करना है ना, तो बहुत जहां जहां हमें कमियां नजर आएंगी, हम चाहेंगे तो वो संकल्प शक्ति से उसको हम बदलाव कर सकते हैं। ढीलेपन से नहीं बदलती कि मैं इसको कर लूंगा, हो जाएगा। मतलब ऐसे भी लोग हैं जो ये सोचते रहे कि हम मेडिटेशन हम कर लेंगे, मिले, और फिर वो 20-25 साल के बाद उनको मौका मिला करने का, और देखिए अब जो उनमें परिवर्तन आया। ये सोचे वो व्यक्ति कि अगर 25 साल पहले ये कर दिया होता शिविर मैंने, तो आज मैं कहाँ हूं। इसलिए कोई मौका, जो अवसर होता है ना, उसको प्रोक्रेस्टिनेट, उसको टालो नहीं। जो खासतौर जो अध्यात्म और अपनी आत्मा के लिए या अपने ज्ञान के लिए आवश्यक है, उसको तो वहीं देर एंड देन, कल को वो पता नहीं वो चीज हमें दिखाई दे ना दे। वो वो कोट्स जो हैं, वो उस बुक में पता नहीं फिर दोबारा नजर पड़े ना पड़े। अभी नजर पड़ी है, देर एंड देन उसको लिख लो, उसको नोट कर लो, उसको समझ लो। तब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। क्योंकि हमारी दृष्टि भी कभी कभी जिन चीजों पे पड़ती है, जो हमको अवसर मिलते हैं, वो अपने टाइम के अनुसार मिलते हैं।
और उसमें हमने थोड़ी सी ढील कर दी, वो हाथ से निकल जाता है, वो हाथ से निकल जाता है। तो प्रोएक्टिविटी की 30 दिवसीय प्रशिक्षण, ये 30 डेज का टेस्ट होता है कि रोजमर्रा डेली लाइफ के साधारण अनुभव में ही हम जीवन के असाधारण, जो हमारे साधारण अनुभव होते हैं उन्हीं में ही हम असाधारण जो दबाव हैं, यानी कि जो हमारे प्रेशर्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर्स के निपटने की प्रोएक्टिव क्षमता विकसित कर लेते हैं। कोई एक्स्ट्रा हमारे ऊपर प्रेशर आ जाए किसी चीज का, लेकिन प्रोएक्टिव आदमी उसको करता है। कई बार हम इतने ओवरलोडेड हो जाते हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है। उस मान लिया एकदम कई लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, कोई महिला घर में है, अकेली है कुछ, और उसको पता चला कि 25-30 रिलेटिव्स आ गए, उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। और एक जो होती है प्रोएक्टिव होती है, वो कहती है ठीक है 25 आए ना, तो मैं, मेरे कुकर के ऊपर 4 जो है स्टोव है, चारों पे मैं एक एक सामान तो उसने सेलेक्ट करा धीरे से रख के, और बर्तन छोटे नहीं बड़े होने चाहिए, इतने लोगों के लिए खाना चाहिए, वो करके वो शुरू कर देती है। एक दाल बना लेती है, एक सब्जी बना लेती है, कर लेती है, उतना आटा गूंद लेती है। वो हाथ पांव नहीं फूलते उसके, मतलब उसकी ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ऐसा प्रेशर आ गया, उसको उसको कैसे निपटना है, उसके ऊपर घबरा के तो कुछ नहीं होगा। हम किस तरह से वायदे करते हैं और निभाते हैं, किस तरह से ट्रैफिक जैम में फंसने पर व्यवहार करते हैं, किस तरह से गुस्सैल ग्राहक, मतलब आइरेट जो है ना, इरिटेट जो कस्टमर होता है, उदंड बच्चे होते हैं, डिसऑबिडेंट चाइल्ड होते हैं। घर में एक बच्चे होते हैं शरारती, या कोई आ जाए ऐसा बच्चा शरारती, उसके प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, ये सारा हमको सीख देते हैं कि उसको कैसे टॉलरेट करना उस टाइम, हम आपे से बाहर ना हो जाए उस समय, उसको कैसे कंट्रोल करें। ये इसमें निहित है कि हम अपनी समस्याओं को किस तरह से देखते हैं, हम अपनी शक्तियों को कहाँ केंद्रित करते हैं, वेयर वी फोकस अवर एनर्जीज। ये इस भाषा में निहित है जिसका हम प्रयोग करते हैं। 30 दिन का सिर्फ अपने प्रभाव के व्रत में काम करें, छोटे छोटे वादे करें, उन्हें निभाएं, पथ प्रदर्शक बने, मूल्यांकन करता ना बने, बी ए लाइट, मतलब क्या, मतलब जो है ना, बी ए लाइट, एक गाइड बने, ना कि एक जज बन जाए। हम क्या जज बनने की कोशिश करते हैं, हम दूसरे के लिए अपने आप को बिल्कुल उसको फतवा जारी कर देते हैं, ये ऐसा है, तुम्हारा गलत है, ये है। हम जजमेंट कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, रिएक्टिव आदमी जो होते हैं ना, वो जजमेंट देते हैं। और एक जो प्रोएक्टिव है ना, वो उनके लिए गाइड बनता है, सहजता से उसको बताता है, जज नहीं करता हूं। आदर्श बने, आलोचक ना बने, उनके लिए आदर्श बन जाता है, वो खुद करने लग जाता है, करके दिखाता है ये ऐसे होना है। वो आलोचक ना बने, समाधान का हिस्सा बने, समस्या का हिस्सा ना बने, मतलब उसका समाधान का हिस्सा बने कि भी इसका ऐसा समाधान हो जाएगा। कई लोग होते हैं कि वो आपके साथ आगे जुड़ते हैं और आप समस्या का हिस्सा बन जाते हैं और आपको फंसा देंगे। दूसरों की कमजोरियों पर बहस ना करें, अपनी कमजोरियों को उचित साबित करने के लिए भी बहस ना करें। जब आप कोई गलती करें तो उसे तुरंत मान लें, सुधारें, उससे सीख लें। दोष देने या आरोप लगाने की मुद्रा में ना आए। इन चीजों पर काम करें जो आपके निरंतर में है। स्वयं पर, अपने बनने पर काम करें कि मैं कैसा बन सकता हूं। दूसरों की कमजोरियों पर दोषारोपण करने की बजाय उन्हें करुणा की दृष्टि से देखें। लुक एट वीकनेस ऑफ अदर्स विथ कंपैशन, नॉट एक्विजिशन। उनका मतलब उसकी उनकी दोषारोपण नहीं करें, उनको एज ए एक्यूज साबित ना करें, उनके साथ कंपैशन से बात करें कि ये प्राणी, ये आत्मा जो है ना, ये पता नहीं कहाँ से आई है, ये कैसी कमजोर है, इसको नहीं समझ में आ रही, इसको थोड़ा गाइड कर दो। मुद्दा ये नहीं कि वो क्या नहीं कर रहे हैं या उन्हें क्या करना चाहिए, मुद्दा तो ये है कि स्थिति पर आप कौन सी प्रतिक्रिया चुनते हैं, आपको क्या करना है। वो क्या करते हैं वो बात नहीं है, आप इस परिस्थिति में आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप ये सोचने लगते हैं कि समस्या कहीं बाहर है, तो खुद को रोके। दरअसल ये विचार ही समस्या है। हम ये विचार ही समस्या है इस बात का कि समस्या कहीं बाहर है, किसी दूसरे ने कर दिया। अरे नहीं, ये विचार ही समस्या है। जो प्रोएक्टिव नहीं है, उन्होंने दूसरों के हिसाब से अपने आप को जीने के लिए बाध्य कर दिया। वो ऐसा प्रोएक्टिव जो नहीं होगा ना, वो दूसरों के हिसाब से जीवन जीने लग जाएगा। वो अन्य लोगों की स्क्रिप्ट के अनुसार काम करते हैं जो उनके माता पिता, सहयोगियों तथा समाज ने लिखी है। हम अपनी इफेक्टिवनेस को, प्रभावकारिता, सुख
और अंत में कहना चाहूंगा कि अपनी अधिकांश परिस्थितियों के लिए भी खुद ही जिम्मेदार हैं। जिस व्यक्ति को मानवीय स्वभाव का इतना कम ज्ञान है, उसको ज्ञान कम है, वह अपने व्यवहार के अलावा किसी दूसरी चीज को बदलकर सुख हासिल करना चाहता है, वह अपना जीवन निरर्थक प्रयासों में बर्बाद करेगा। जिस दुख को वह दूर करना चाहता था उसे कई गुना बढ़ा लेगा। अपने ऑफिस या व्यक्तिगत जीवन की कैसी ऐसी समस्या को चुने जो आपको कुंठित कर रही हो। यह तय करे कि यह किस श्रेणी में आती है। क्या ये प्रत्यक्ष नियंत्रण है, ये समस्या जिनका संबंध हमारे अपने व्यवहार से होता है, वे समस्या जिनका संबंध दूसरों के व्यवहार से होता है, या ये शून्य निरंतर वे समस्याएं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, सच एज अवर पास्ट सिचुएशनल रियलिटीज, स्थिति की विशेष है, अतीत की बातें हैं, मैं उसको कुछ कर नहीं सकता। वो समस्या जो है ना, उस इसे सुलझाने के लिए पहले से कदम चुनाव करें जो आपको अपने प्रभाव के व्रत में उठा सकते हो, फिर कदम उठाएं। आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्टेप यू कैन टेक इन फ्यूचर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस टू सॉल्व इट एंड देन टेक दिस स्टेप। ये जो है ना, ये बहुत चीज समझने की है कि मैं कौन सा स्टेप लूं, कैसा करूं। तो ये जो प्रोएक्टिविटी का पूरा सब्जेक्ट था, ये आपको ये बताया कि हमने जीवन में रिएक्टिव नहीं बनना, प्रोएक्टिव बनना है, दूसरों के सहायक बनना है, दूसरों के आलोचक नहीं बनना। हमें समाधान देना है, ना कि समस्या क्रिएट करनी है। ठीक। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमाय अरिहणं नमो वज्रायणं नमो लोय सर्वतानं चतारी मंगलम अरिहंतामंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम केवली वनतो धम्मो मंगलम चतारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली वनतो धम्मो लोगोत्तमा चतारी शरणं कवचामि अरिहंते शरणं कवचामि सिद्धे शरणं कवचामि साहु शरणं कवचामि केवली पनतं धम्मं शरणं कवचामि। चार शरण सुख करने मंगल करने सदा। मथे सुख सागर